हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर में जो जीएस के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है सेट के फॉर्म में। अप्रॉक्स 30 सेट अपलोड हो चुके हैं। आज 31 वाला सेट डिस्कस करेंगे और इस सेट में आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो मिसलिनियस सेक्शन से रहते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट 31 का। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से मानव के जीवाश्म जो है प्रथम बार मिले। इसके साथ में एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। 5 दिसंबर 1982 को भूविज्ञानी अरुण सुनकिया ने नर्मदा के तट पर दक्षिण एशिया के मानव पूर्वज का एकमात्र ज्ञात जीवाश्म खोजा था। यह स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में सीहोर जिले के हथनौरा गांव था। तो इतना जो है आपका कभी कभी ये पूछ सकता है कि नर्मदा घाटी में था तो कौन सा ज़िला था या किस प्रदेश में, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपका ये भी साथ में तैयार होता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो नागार्जुन जो हैं इन्होंने शून्यता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था सबसे पहले। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या था आखिर नागार्जुन का शून्यता का सिद्धांत था। यह विश्वास करना भी उतना ही गलत है कि कुछ भी मौजूद नहीं है, यह विनाश की चरम सीमा है। शून्यता जो नागार्जुन के लिए वास्तविकता का वास्तविक स्वरूप है, अस्तित्व की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक अस्तित्व की अनुपस्थिति है। उन्होंने यही सिद्धांत दिया था कि अगर जो है अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब कि आंतरिक अस्तित्व जो आपका है वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो खुर्रम, महावत खान और खुसरो, इन तीनों लोगों ने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देखते हैं। खुर्रम, महावत खान और खुसरो ये तीनों जहांगीर के विरुद्ध इन लोगों ने विद्रोह किया था। खुसरो जो था, खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। उसने अपने पिता और वर्तमान शासक जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में विद्रोह कर लिया था। इसी तरह महावत खान ने भी जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और महावत खान और महावत खान और खुसरो दोनों ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय शासक दिल्ली का। थोड़ा सा देखते हैं बक्सर युद्ध के बारे में। 22 अक्टूबर 1764 को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के खिलाफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में गंगा नदी के तट पर छोटा सा शहर बक्सर है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। इसी जगह के नाम पे इसका जो है नाम बक्सर पड़ा था। इसमें जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। थोड़ा सा 1857 के विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित है, यह पूरे देश में नहीं फैल पाया था। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। इसी असंतोष के कारण 1857 का विद्रोह जो है उत्पन्न हुआ था। इसे कई जगह पे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और यह पूरे देश में व्याप्त नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें जो है अमीर वर्गों का जो है सहयोग नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किस सन में स्थापित हुआ था या किसने स्थापित कराया था। तो ये आपके एडिशनल फैक्ट तैयार होते जा रहे हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने पहले आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो जो कम्युनल अवार्ड के समय इन्होंने पहला अपना आमरण अनशन स्टार्ट किया था। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो है जब भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम था?
तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है ये मदर टेरेसा द्वारा स्थापित हुई थी और ये कहाँ पे थी? कलकत्ता में किया गया था। वर्तमान में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मुखिया मिस्टर मैरी प्रेमा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। और इसमें क्या संशोधन हुआ था? उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश बनाए? तो उस समय 14 राज्य व 6 संघीय क्षेत्र थे। वर्तमान में आप सभी लोग को पता है कि 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंग्लिश में, ये भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है, यानी ऑडिटिंग का काम करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनीज होती हैं उनका भी ऑडिटिंग का काम इसी के द्वारा होता है। इसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा में कितने दिनों में वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर जो है इसको वापस किया जाना चाहिए, मतलब राज्यसभा से लोकसभा में। थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में देखते हैं। यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा यदि उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड हो, जैसे कि पहला है कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, इसको नियमित करना, इसमें कोई परिवर्तन करना हो। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो। तीसरा पॉइंट है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में से कुछ धन निकालना हो। चौथा है भारत की संचित निधि में से किसी व्यय संबंध में धन दिया जाना हो। भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यक्ति किए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना है। भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करना या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो। धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो तो ये किस में आता है? ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 110 में है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, तो थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मानती है। अगला क्वेश्चन है, करेवा क्यों प्रसिद्ध है? तो जाफरान जो कि देसी केसर है, इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। देखिए, सरदार सरोवर जो है परियोजना ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर इसकी लंबाई है। ये एडिशनल फैक्ट हो गया इसके बारे में। अब अगला देखते हैं, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं किस तरीके की? तो व्यापारिक पवनें बोलते हैं इनको। फॉन कहाँ की स्थानीय पवनें हैं? तो ये स्विट्जरलैंड की पवनें जो होती हैं स्थानीय, उनको फॉन कहा जाता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो फ्लोरीन जो है यह हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सिर्फ ये हैलोजन परिवार में नहीं बल्कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील गैर धातु है। अगला क्वेश्चन है, हींग कैसे प्राप्त की जाती है? तो राइजोम जो कि एक रूपांतरित तना है,
के स्त्राव एवं जड़ों के निष्कर्ष से हींग प्राप्त होती है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला एक बीमारी कह लीजिए है। पेशी थकान के लिए क्या उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल जो है ये पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उनको कमेंट करें। थैंक यू।